हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारी पुस्तक का सेल चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर के नाम को लिखना चाहूँगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल जा रहा है कि हम लोगों को सेल की बेसिक इंफॉर्मेशंस को जानना है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बतलाना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जिसे हम लोग कंटेंट्स कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को सेल के डेफिनेशन को जानना होगा। डेफिनेशन ऑफ सेल, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, आगे बढ़े तो मैं आप लोगों को बेसिक फैक्ट्स अबाउट सेल बतलाना चाहूँगा। जैसे नंबर, शेप एंड इट्स साइज ऑल्सो। आगे बढ़े तो हम लोगों को पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फिफ्थ नंबर में आ जाएगा फंक्शन ऑफ सेल। यहाँ पे मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 4 and 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। ओके, इस दोनों को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी बतलाऊंगा आप लोगों को भली भांति समझ में आएगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप लोग हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों को पढ़ना होगा डिवीजन ऑफ सेल। सेल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं और इसके विभाजन के अलग अलग आधार भी हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा इट्स डेवलप्ड बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलप्ड बॉडी। ओके, आगे हम लोगों को जानना होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, 8th नंबर है सेल एज एन ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा आप लोगों का पाठ्यक्रम। इस चैप्टर में हम लोगों को ये 8 बिंदुओं को पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल। अगर हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं तो बहुत तरह से किया जा सकता है। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों को एक साधारण सा परिभाषा बताना चाहता हूँ सेल का।
जो कि आसान के साथ साथ फायदेमंद भी है। सेल Cell is the smallest unit of our life. Cell is the smallest unit of our life. सेल को अगर बोला जाए तो यह हमारे बॉडी का, हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई है, which is capable of performing all biological activities. यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टर्म आया हुआ एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में बहुत प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे रिस्पायरेशन, एसिमिलेशन, ऐसे बहुत प्रकार के प्रोसेस हैं जो हमारे बॉडी में होती हैं। ओके, तो हम लोग इसकी साधारण परिभाषा यह याद रखेंगे कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, यह एक साधारण परिभाषा है। अगर हम लोग किसी भी किताब की अनुसार जाएं तो किताबों में लिखी होती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मैं यहाँ पे आप लोगों को सेल का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा और उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को निश्चित रूप से याद करना होगा। आप इसे सेल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैं पॉइंट लिखूंगा उसे आप यहाँ सिर्फ पढ़ लें, उसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन आगे की क्लास में दूंगा। सेल में सबसे पहला तो न्यूक्लियस होता है, उसके बाद अगर जाएं तो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और सेल की सबसे बाहरी परत जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक साधारण सा डायग्राम है जो कि मैं सिर्फ आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि यह सेल इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला जो कंटेंट्स था, डेफिनेशन ऑफ सेल, इतना ही है। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा डिस्कवरी ऑफ सेल। इस कंटेंट्स में डिस्कवरी ऑफ सेल, यहां सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहां मैं आप लोगों को इस बात को, इस टॉपिक को क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड सेल? डिस्कवर्ड सेल। अगर हम लोग अपनी पुस्तक से जाते हैं तो यह फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, हु डिस्कवर्ड सेल। देन वी विल आंसर द क्वेश्चन रॉबर्ट हुक।
Robert Hooke. He discovered cell in the year 1665. एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे ढूंढा? हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पुस्तक से पढ़ करके देना है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग सक्रिय हैं और मैं इसका आंसर चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ रॉबर्ट हुक के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। रॉबर्ट हुक was an Englishman. Englishman means he was from England. He was from England. Okay. He was from England. This is the basic information about cell, and in this video we have discussed the definition of cell and the discovery of cell. Now we will be discussing about the basic facts about cell. Okay, let me see what is our next content. Then our next content is the basic facts about cell. मैं चाहूँगा कि जब तक मेरे पढ़ाने के बाद आप सभी अपनी पुस्तक को भी पढ़ लें, ताकि आप लोगों को सभी पॉइंट्स आसानी से समझ में आए। बेसिक फैक्ट्स अबाउट सेल में सबसे पहले हम लोग द शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारे वातावरण में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप होता है, ठीक उसी प्रकार चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग हैज इट्स ओन शेप। देन हियर हम लोग देखेंगे कि शेप ऑफ सेल, यहाँ मैं बिंदु करके बतलाना चाहता हूँ कि शेप जो सेल का होता है, द शेप ऑफ द सेल कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन एंड लोकेशन। कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन एंड लोकेशन। ठीक है, shape of the cell completely depends on its function and location। यह किस प्रकार का कार्य करता है और किस प्रकार का यह कहाँ पे इसका अस्तित्व है उस पर डिपेंड करता है। आगे अगर देखें तो शेप ऑफ द सेल में भी ओवल, राउंड और एलोंगेटेड, अर्थात सेल का जो शेप होता है वह अलग अलग रूप में होता है। द शेप ऑफ द सेल में बी ओवल, राउंड एंड elongated। Okay, the other name of elongated is thread like, मीन्स यहाँ हम लोग बोल सकते हैं रस्सी जैसा। ठीक है, रस्सी जैसा। मैं यहाँ आप लोगों को डायग्राम बनाकर बतला देना चाहता हूँ कि
किसको हम लोग ओवल कहेंगे, किसको राउंड बोलेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवल। यू कैन से like egg, the shape of the egg is oval। सेल इस रूप में भी हो सकता है, and the other shape of the cell may be round। It is, you can see it is completely round। यह पूरा का पूरा गोल है। सेल का शेप या तो ओवल होगा या राउंड होगा या elongated thread like structure। okay, it depend upon, means elongated means we can say that depend upon its length is high। okay, this is elongated or thread like। in our book, हम लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज द all facts about shape। okay, now we will be discussing the size of cell, the size of cell। यहाँ मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट साइज। अलग अलग प्रकार की सेल का और ऑर्गेनिज्म का अलग अलग साइज होता है। बट द साइज ऑफ द सेल डज नॉट डिफाइन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जीव या जंतु किस सेल के साइज उसके साइज को नहीं बतला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाथी हमारे बीच बहुत ही विशाल और भयानक जानवर है और उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाथी का जो सेल होता है वह बहुत बड़ा बड़ा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ फिर से मैं बतलाना चाहता हूँ, द साइज ऑफ द सेल, the size of the cell does not define the size of the body of the organism। the size of the body of the organism मीन्स किसी भी जीव जंतु के शेप या साइज को सेल का साइज या शेप डिफाइन नहीं कर सकता ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं कि द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द बॉडी मे बी 0.1 माइक्रोमीटर। इट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मीटर 0.1 into 10⁻⁻6 मीटर means we cannot see it with our naked eye। okay, and if we go to discuss its largest size, यदि हम लोग इसके बड़े साइज में जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, then it may be, तब यह इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, हमारे बुक में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बुक भी पढ़िए, तब आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। जहां नहीं समझ में आए बार बार पूछें, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ें और बुक भी पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।